हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में एक बहुत ही अच्छा पेपर है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए। ये एक प्रैक्टिस सेट है और इसे तैयार किया है उत्तराखंड स्टेट के गवर्नमेंट टीचर्स ने। हमारे स्टेट में कुछ वर्षों से जवाहर नवोदय और इस तरह से रेजिडेंशियल स्कूल के लिए सरकारी स्कूलों में कोचिंग दी जा रही है। ये टीचर्स का अपना नवाचार है और ये जो पेपर तैयार किया है डाइट रतोड़ा जनपद रुद्रप्रयाग के टीचर्स के द्वारा तैयार किया गया है के लिए हिंदी भाषी बच्चों के लिए इसको बनाया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के मेरे ग्रुप में अपने ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगा, तो आप मेरे ग्रुप से जुड़ करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वहां से आप इस पेपर को ग्रुप में जुड़ने के बाद इसको डाउनलोड करके बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर दे रखे हैं, 4 फिगर में से 3 फिगर किसी न किसी रूप में मिल रहे हैं और एक फिगर अलग है। तो आपने वो अलग वाला फिगर ढूंढना है। यहाँ देखिए ये एम एन और ए बीच का उल्टा है, दोनों सुल्टे लिखे गए हैं। यहाँ पी सुल्टा है, एन सुल्टा, ये उल्टा लिखा गया है। यहाँ डी और वाई सुल्टे हैं, ये उल्टा लिखा गया है। और यहाँ तीनों सुल्टे लिखे गए हैं। तो इसका आशय ये है कि आंसर यही होगा। यहाँ देखिए ट्रायंगल के अंदर वृत्त है, यहाँ देखिए षटभुज के अंदर चतुर्भुज है, यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ आयत के अंदर वर्ग है। तो कहने का आशय यह है कि अंदर और बाहर सब में अलग अलग शेप हैं, लेकिन यहाँ जो है एक ही शेप दोनों जगह दे रखी है, इसलिए ये अलग होगी। इसमें देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ प्लस का है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ माइनस है। इसमें हैच है, जीरो है, एट द रेट है, परसेंटेज है, यानी इन सब में अलग अलग निशान है। इसमें लेकिन इसमें चारों खानों में एक ही निशान है, इसलिए यही आंसर होगा। ये डिफरेंट फिगर है। इसमें आप देखेंगे इसमें ये वर्ग बना है और वर्ग के अंदर ये वाली लाइन पे ये 2 तीर हैं। इसमें भी 2 तीर एक ही साइड है, इसमें 2 तीर अलग अलग डायरेक्शन में है, इसमें तीर है ही नहीं। इसके ऐसे में तीर लगा है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। वो सबके तीर जो है अलग अलग डायरेक्शन में, इधर का इधर है, इधर का इधर है। इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, लेकिन इसकी जो तीर है एक ही तरफ है, तो इसलिए आंसर यही होगा। यहाँ देखिए जड़, तना, पत्ती, पानी, तो ये तीनों तो पौधे के अंग हैं और ये पानी पौधे का अंग नहीं है, तो ये अलग होगा। इनमें आपने क्या करना है, पहले एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है, इस इनमें से इसको ढूंढना है कि सेम इससे कौन सा मिल रहा है। यहाँ देखिए ये इस तरह का फिगर है, तीर के निशान दोनों अपोजिट साइड में। इसका तो एक ही साइड तीर के निशान है, इसके गोले जो है प्लेन है। यहाँ देखिए प्लेन गोले नहीं है, इसमें 4 गोले हैं, तो आंसर ये हो नहीं सकता। तो ये देखिए मैच कर रहा है बिल्कुल बी से। इसका देखिए ये प्लस जैसा निशान है, यहाँ नीचे वाला काला है, ऊपर लाइनिंग है। यहाँ ऊपर लाइनिंग नहीं है, यहाँ ऊपर भी यहाँ स्टार बने हुए हैं। इसमें देखिए यहाँ नीचे काला है, ऊपर लाइनिंग है, यहाँ ठीक उल्टा है, तो इसका मतलब आंसर सी वाला होगा। यहाँ देखिए गुणा का निशान है और यहाँ प्लस है बीच में, क्या खाली है, तो ये तो इसके बीच में गुणा है, इसके बीच में भी गुणा है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ ये 4 लाइन फालतू दी गई हैं, तो सही आंसर होगा डी वाला। इसमें देखिए ये दोनों से ब्लैक हैं, इस साइड हैं दोनों त्रिभुज ब्लैक, इसमें तो 3 ब्लैक हो गए, इसमें देखिए 2 ब्लैक एक ही साइड हैं, बाकी सेम बिल्कुल मिल रहा है, बाकी इसका भी अपोजिट है, इसमें 3 हो गए। यहाँ देखिए ये धन का निशान है, यहाँ ऐसे तीर है, नीचे ये है, ऊपर गोला है, ऊपर गोला, लेकिन इसका ये वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसका ये भी उल्टा है। इसका देखिए ये तीर भी सही है, गोला भी सही है, ये सारी मैच कर रहा है पूरा का पूरा। नहीं, इसमें जो छूटा हुआ फिगर है, इस फिगर को पूरा करना है, तो देखिए यहाँ से एक लाइन जो है ये इस तरह से मैच कर रही है। एक खाना छोड़ करके ये एक ऊपर है, एक इधर है, बीच का एक खाना छोटा है काले गोले के लिए, तो एक इधर ये बड़े वाले को उसमें होगा, एक इधर होगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अगर ये देखो तो इसके तो दोनों एक साथ हैं, ये तो हो नहीं सकता। इसका बिल्कुल देखिए मैच कर रहा है, क्योंकि इसके यहाँ 2 खाने छूटे हुए हैं, इसमें तो ये पूरा गुणा का निशान है ही नहीं, इसमें धन का निशान है, ठीक है ना। इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ये वृत्त पूरा होगा ऐसा, और फिर ये जो है यहाँ पत्ती बन जाएगी ऐसी।
तो वृत्त पूरा होगा ऐसा और पत्ती बनेगी यहाँ कोने में, लेकिन ये तो उल्टा है, ये भी उल्टा है, इसके कोने से थोड़ा ऊपर है, तो आंसर ए वाला ही लग रहा है। ठीक है ना। इसको अगर हम ऐसा मिला देंगे इधर, तो यहाँ ये ऐसा बनेगा, यहाँ ये ऐसा बनेगा। इसका भी बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है। और यहाँ और इसको मिलाओ यहाँ। अब देखिए कौन मैच कर रहा है। तो इससे जो मैच कर रहा है, ये कर रहा है सी वाला। ठीक है। यहां हमने क्या किया, इसको ये मिलाया और यहाँ ये मिलाया, इसको यहाँ नीचे मिला दिया और इस पे बन गया ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल हो गया ब्लैक, काला हो गया ये। तो देखिए कौन सा, यहाँ तो आधा काला है, ये हो नहीं सकता। इसको ऐसा, ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इन फिगर्स में आपने क्या करना है, 5/11 है, 7/15 है, 9/19 है। तो यहाँ इसी पैटर्न से इस आकृति में क्या आएगा, तो ट्रायंगल के अंदर देखिए यहाँ पे 5 आया ऊपर, यहाँ 7 आया, यहाँ 9 आया, तो यहाँ 11 आएगा। यहाँ 11 आया, यहाँ 11 4 15 आया, 15 4 19 आया, तो 19 और 4 23 आएगा, तो 11/23 होगा। यहाँ देखिए ट्रायंगल के अंदर वृत्त है, यहाँ वृत्त के अंदर आयत है, यहाँ आयत के अंदर त्रिभुज है। तो यानी जो यहाँ अंदर का गोला है यहाँ बाहर आ गया, यहाँ अंदर आयत था, ये यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर ट्रायंगल त्रिभुज है, तो यहाँ बाहर आ जाएगा। अब त्रिभुज के अंदर एक नई आकृति आ जाएगी, तो त्रिभुज के अंदर नई आकृति जो है ये है वर्ग। ठीक है ना। यहाँ 114 है, यहाँ 128 है, यहाँ 143 है, यानी 14 दूनी 28, यहाँ जो है 14 का अंतर है, और यहाँ 28 में 43 में कितने का अंतर है, 143 में से 128 को कम कर दीजिए, तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 1 15 का अंतर है, यहाँ 14 का अंतर है, यहाँ 15 का है, तो इसका मतलब यहाँ 16 का अंतर होगा। तो 143 में आप 16 जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 4 1 5 और 1 159 होगा। हाँ देखिए ये वर्ग है, यहाँ ये स्टार जैसा बन गया, यानी इस 4 कोने वाला है। इसके 1 2 3 4 5 कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कोने हो गए, तो इसका मतलब 7 कोने वाला होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 कोने इसके हैं, तो यही आंसर होगा। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर किसी ने बनाया है। एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसमें एक नए तरीके से बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। पेपर बहुत अच्छा है, और लर्नर्स के लिए भी, जो मतलब जिनका लेवल थोड़ा कम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा पेपर है। यहाँ देखिए ये इस तरह का है। अब इसके ये खाना छोड़ के यहाँ काला हो गया, और इसके साथ दूसरा भी काला हो गया। फिर यहाँ देखिए देखिए एक खाना छोड़ के ये काला हो गया, ये भी अब 2 काले हो गए। अब जो है एक खाना छोड़ के इस खाने को छूटेगा, तो 1 2 3 और ये चारों काले हो जाएंगे, ये वाले। तो देखिए इन चारों काले जो है ना बी वाले में। देखिए इन फिगर्स में आपने क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। तो देखिए इसको पूरा वर्ग बनाएंगे तो हम यहाँ मिला देंगे, और यहाँ मिलेगा तो ये वाली आकृति, देखिए तो ये वाली आकृति जो है ये सी है। इसको पूरा वर्ग बनाने के लिए हम यहाँ ऐसा करेंगे और फिर यहाँ ऐसा मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जिसका लंबा होगा, ये दूसरा ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तो ये देखिए यहाँ बीच में इसका तो ऐसा हो गया, इस पे ऐसा तो है नहीं, इसका ये तो सही मिल रहा है, ये भी सही मिल रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है। इस पे तो 2 अंदर ही की तरफ है, ये है नहीं, इसके भी 2 अंदर तरफ, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है ना। इसको अगर हम पूरा करेंगे तो ये तो बिल्कुल पहला वाला ही मैच कर रहा है, बाकी कोई नहीं।
ऐसा मिलाएंगे तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। ये वाली आकृति आपने खोजनी है, ये किससे मैच कर रही है। तो देखिए पहले से तो मैच कर नहीं रही, इसका तो ऐसा हो गया जबकि इसका ऊपर सीधा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा मैच नहीं कराया गया है, इसको थोड़ा बाहर लाने के बाद मैच कराया गया है ऐसा। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये आकृति ऐसी है, यद्यपि ये थोड़ा छोटा है, यद्यपि ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ये ही मैच कर रहा है। इसका तो ज्यादा ही बड़ा हो गया और इसका यहाँ ऐसा हो गया, तो ऐसा तो नहीं है, तो मैच कर रहा है बी वाला। ठीक है ना। इसको देखिए, इसको हमने सीधा मिलाया, तो ये वाली आकृति आपने खोजनी है जो ये फिगर बना रहा है, ये डब्लू जैसा। तो यहाँ देखिए ये, लेकिन इसका डब्लू यहाँ पे छोटा है, जबकि ऊपर तक जाना चाहिए था इसका, इतना ऊपर तक। ये भी छोटा है, सॉरी। देखिए इसका यहाँ सीधा एकदम पूरा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये वाला बिल्कुल सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। वैसे इसको थोड़ा और चौड़ा हो जाना चाहिए था यहाँ से, ठीक है ना। बाकी ये तो मैच कर नहीं रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा है। जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए, तीसरे का चौथे से। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ देखो सूरज के ऊपर 3 रेज बनी है यहाँ, और ये अंदर की तरफ है, यहाँ ये बाहर की तरफ हो गए, और 3 रेज बाहर की लंबी थी अंदर की छोटी, या अंदर की लंबी हो गई बाहर की छोटी। तो ये ऐसा है तो यहाँ भी ऐसी होगा, लेकिन ये जो है बाहर की तरफ होगा और बाहर अंदर की लंबी होंगी और ये छोटी होंगी। तो ये देखिए अंदर की लंबी तो इसमें है नहीं, तो इसमें है अंदर की लंबी और बाहर की छोटी। यहाँ देखिए इस ऐसी आकृति थी, वृत्त के अंदर एक खाना काला था, यहाँ जो है धन का निशान था, यहाँ गुणा का निशान हो गया। तो यहाँ धन का निशान है तो यहाँ जो है वर्ग के अंदर गुणा का निशान होगा, और यहाँ ये काला है तो अब यहाँ दोनों काले होंगे, ऊपर का और नीचे का। तो ये काले का अर्थात ये लाइनिंग होगी दोनों। यहाँ देखिए ये वृत्त त्रिभुज है ऐसा, यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ धन का निशान है। कहने का मतलब इसका विकर्ण ये है, तो यहाँ इसका विकर्ण ठीक इस साइड आ गया। तो इसका अगर हम इसको विकर्ण, ये सबसे लंबी भुजा ये है इस साइड है, तो अब सबसे लंबी भुजा इस साइड की होगी। तो ये तो ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ ट्रायंगल नहीं है, इसके आगे मिला हुआ है, तो सबसे लंबी भुजा होगी इस साइड की। अब पहले जो है काला भी इसी साइड था, अब भी इसी साइड है, तो यहाँ काला इसी साइड है, तो इसी साइड काला होगा, इसके अपोजिट काला नहीं होगा, तो आंसर होगा सी। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 108 है, तो इसका जो संबंध है 6 गुणा 6 होता है, 6 छक्का 36। 36 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 108 हो रहा है। यानी अगर हम 11 को पहले 11 से गुणा करेंगे तो 11 11 की 121 होता है। फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 363 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए इसमें डायरेक्शन पे शीशा लगा है सामने, तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले तो ये आकृति ऐसी दिखेगी, ऊपर का ट्रायंगल तो वैसे होगा, नीचे जो ये वृत्त बना है इसका देखो शीशे की तरफ काला है, तो यहाँ भी शीशे की तरफ काला दिखेगा ये। तो यानी जो सही आंसर है वो ए वाला है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है 1987, तो शीशे की तरफ 7 लिखा है, तो 7 जो है ना, देखिए गोला शीशे की तरफ है तो इसका गोला ऐसा हो जाएगा। ये 8 है तो ये देखिए शीशे की तरफ ही रहेगा, 9 भी ऐसे ही रहेगा शीशे की तरफ, और 1 भी जो है ऐसा रहेगा। तो देखिए 21 से मैच कर रहा है। देखो ये तो 7 है नहीं बना हुआ, तो गलत हो गया, ये भी नहीं है। ऐसा 7 जो है ये है, तो इससे मैच कर रहा है। इसमें जो शीशा लगा है नीचे लगा है, तो अगर जब नीचे शीशा होगा तो ये डंडी तो ऐसी रहेगी शीशे की तरफ, तो ऐसे ही रहेगा,
ऐसा दिखेगा, ये वाला होगा। यहाँ देखिए इसके इस तरफ लगा है तो ये तो पहले ऐसे ही रहेगा, यहाँ ये है। अभी देखो ये शीशे की तरफ काली बिंदी है तो ये शीशे की तरफ रहेगी, ठीक है ना। ये शीशे की तरफ ऐसा है तो ये शीशे की तरफ सिंगल रहेगा, ये शीशे के अपोजिट साइड पे ये है तो यहाँ शीशे के अपोजिट साइड ये रह जाएगा। यहाँ तीर भी शीशे के अपोजिट साइड है तो यहाँ तीर यहाँ रह जाएगा। तो ये देखिए कौन मैच कर रहा है, इसमें तो मैं तीर इधर है, देखिए इसमें ये मैच कर रहा है। पे ए ऐसा दिखेगा, पी ऐसा दिखेगा, एल ऐसा दिखेगा और ई तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सी से नीचे की तरफ है तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा, ए ऊपर को, ए ऊपर को देखो दोनों पी ऐसा, एल ऐसा और ई ऐसा है, बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही मैच कर। इसमें आकर आपने ये वाली आकर फिगर ढूंढना है कि किसके अंदर ये फिगर छिपा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ऐसा है तो ये अगर हम यहाँ पे सीधा देखें तो ये देखो ये और ये इसी में मिल गया। ये इस तरह से एस बना हुआ है तो यहाँ तो एस बना नहीं है, देखिए एस बना है लेकिन ये सीधी लाइन है और यहाँ पे सीधी है। ये देखो ये एस बना है लेकिन ये तिरछी लाइन है, बिल्कुल ये इस फिगर से मैच कर रहा है। ये देखिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक उखाड़ दें इसको तो एस वाली आकृति यही मिल जाएगी। ये देखो ये वाला फिगर सूर्य की जैसा, ऐसा फिगर इसमें ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये तो है नहीं। इसमें देखिए ये है और यहाँ नीचे को भी है तो बिल्कुल इसमें मैच कर रही है। अगला वाला ये है तो ऐसा और इसके नीचे ये, तो ऐसा, यहाँ पे तो लाइनिंग ऐसी है ही नहीं, इसमें पूरे में लाइनिंग है, इसमें तो ये वाला वृत्त है ही नहीं। तो एक्चुअल में ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ये थोड़ा ऊपर मिला होना चाहिए था ऐसा, तो ऐसा मिला होता तब जाके ये इससे मैच करता, ठीक है। ये 7 की तरह आकृति है और इस पे 2 कट हैं तो ये 7 की तरह आकृति और 2 कट तो यहीं पे मिल गए तो बिल्कुल यही से यही मैच कर रहा है। ये कागज मोड़ने वाले फिगर आ गए, यहां से आपने कागज को यूं मोड़ा और ये इस तरह के यहाँ छेद बना दिए, तो जब हम इसको पूरा फिर खोलेंगे तो ये छेद इधर चला जाएगा, ये जो आयत यहाँ बना है वो यहाँ भी बनेगा और ये जो छेद यहाँ है वो यहाँ किनारे बनेगा और ये वाला छेद यहाँ बनेगा। तो इस तरह से ये छेद हो जाएंगे और दो छेद इधर, दो इधर, एक एक इधर और 2 आयत, ये बिल्कुल ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो इस तरह से मोड़ा इन्होंने अंदर की तरफ इस कागज को, यहाँ से इधर मोड़ा, यहाँ से इधर, चारों कोनों मोड़ दे। अब यहाँ छेद कर दिए, अब जब ये मुड़ा हुआ है छेद होंगे तो बाहर भी छेद होंगे, इतनी जगह खुलेगा इधर इधर इधर, तो 2 छेद हो जाएंगे सब पे बाहर। यहाँ देखो ये कागज को दोनों तरफ से ऐसे मोड़ा, यहाँ ऐसा बनाया वर्ग, तो जब हम खोलेंगे तो एक वर्ग यहाँ होगा और एक वर्ग यहाँ होगा, यहाँ भी इसी तरह से वर्ग होंगे। तो ये तो यहाँ बीच में दूसरी आकृति आ गया, यहाँ दूसरा फिगर आ गया, ये फिगर होगा इसकी तरह। यहाँ से ये मोड़ा और इसको ऐसा काटा और यहाँ ये किया, यहाँ तो जब जो ये यहाँ वर्ग बना है तो ये वर्ग यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ बना है तो यहाँ भी बन जाएगा और ये यहाँ बना है यहाँ बन जाएगा और ये वृत्त इधर है तो इधर बन जाएगा। तो इस तरह से जो ये फिगर मिलेगा इसका ये यहाँ 2 ये भी बनेंगे तो इसका मतलब ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये वृत्त की तरह था, ये पहले इधर मोड़ा फिर ऊपर को मोड़ा, अब यहाँ ये त्रिभुज ऐसा बनाया, यहाँ ये वर्ग ऐसा बनाया, तो जब हम इसको नीचे को खोलेंगे तो ये वर्ग यहाँ मिलेगा, ये त्रिभुज यहाँ मिलेगा। फिर जब हम इस साइड पूरा खोलेंगे तो यहाँ भी एक वर्ग मिलेगा, यहाँ भी एक त्रिभुज जैसा मिलेगा, यहाँ भी एक त्रिभुज जैसा मिलेगा, यहाँ भी एक वर्ग मिलेगा, तो यानी 4 वर्ग अंदर और 4 त्रिभुज बाहर से, तो ये वाला ज्यादा मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये सारे 4 फिगर हैं, इनसे मिलकर के कौन सा फिगर इसमें बन रहा है ये आपको बताना है। जैसे नोक अगर हम इसको माने, आयत इसको माने, ये ट्रायंगल ये वाला इसको माने, तो ये वाला जो है क्योंकि इसमें तो मैच हो नहीं रहा है, इसमें एक आयत ये है, एक इसमें ये 2 चतुर्भुज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही सबसे ज्यादा मैच कर रहा है।
हाँ देखिए, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये वाली शेप है, ये लंबा आयत है, ये वाली शेप है। इसको मिला करके कौन सी आकृति बनेगी? देखो, इन दोनों गोले को मिला करके तो पूरा गोला बन रहा है। ये वाला आयत इसमें तो कहीं है नहीं, इसमें भी कहीं नहीं है, इसमें है ये आयत, ठीक है ना। और ये वाला त्रिभुज जो है ये है, और इनको मिला करके थोड़ा बहुत यही आकृति पूरी मैच कर रही है। यहाँ देखिए, दो आयत हैं इस तरह के, और एक ये है, एक एम की तरह है। तो एम की तरह अगर हम इसको माने, इसको ये माने, और दो ये माने, तो ये बिल्कुल ये पहला वाला ही मैच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हैं, और 8 ही गोले हैं। तो यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 बने हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं, और आठों के अंदर गोले हैं, तो यही आंसर होगा। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये ऐसा है, ये कोड ब्लैंक है, ये एकदम काला है। तो काला वाला तो छोटा है, इसमें तो बड़ा है, ये तो हो नहीं सकता। ये वाला त्रिभुज ये इसको माने, तो एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये काला, एक त्रिभुज ये, तो ये बिल्कुल सही। चलिए अब हम इसका सॉल्व करते हैं, मैथ वाला पोर्शन। 10 गेंदों के एक पैकेट का मूल्य 250 रुपए है, तथा एक बैडमिंटन शटल का पैकेट जिसमें 15 शटल है का मूल्य 135 रुपए है। यदि गौरव को एक गेंद तथा एक बैडमिंटन शटल खरीदनी हो तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? यानी 10 गेंद का मूल्य 250 रुपए है, तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, 250 के 10 हिस्से करने पड़ेंगे, तो हिस्से का मतलब भाग देना, और भाग देने का सबसे अच्छा तरीका है भिन्न के रूप में लिखना। देखो, 0 से 0 कट गया, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं है होगी, तो 25 रुपए की एक गेंद हो गई। एक ही गेंद उसको लेनी है। एक बैडमिंटन शटल लेनी है उसको, तो एक बैडमिंटन शटल का पैकेट 15 शटल है 135 रुपए के, यानी 15 शटल जो है 135 रुपए के हैं। तो एक शटल कितने का होगा? 135 का बटा 15, ठीक है ना। तो 15 नमा 135 होता है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो 15 कम 15, 15 नमा 135, तो 9 रुपए का एक शटल होगा। तो यानी उसको 25 रुपए गेंद के देने होंगे और 9 रुपए शटल के देने होंगे, तो 25 और 9 होते हैं 34 रुपए। तो उसने 34 रुपए दुकानदार को देने। एक व्यक्ति अपनी गाय को 7,920 रुपए में बेचकर 10% लाभ कमाता है, गाय का मूल्य कितना होगा? तो देखो, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 10% लाभ है, तो लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत कभी भी हम विक्रय मूल्य पे नहीं निकालते हैं, उसे निकालते हैं क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य जब नहीं दिया रहता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, माना क्रय मूल्य 100 रुपए। तो जब मान क्रय मूल्य 100 रुपए 10% लाभ कमा रहा है, तो इसके हिसाब से जो विक्रय मूल्य है वो 10% लाभ मैंने 100 पे 10 रुपए कमाएगा, तो 110 रुपए हो जाएगा। अब इनकी हम तुलना करते हैं, एक तरफ आप क्रय मूल्य लिख लो, एक तरफ विक्रय मूल्य लिख लो तुलना करने के लिए। तो क्रय मूल्य जब 100 रुपए था तो विक्रय मूल्य 110 था। अगर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है x, और यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है 7,920, तो यहाँ x की तरफ तीर का निशान लगेगा, यहाँ भी नीचे लगेगा, क्योंकि जब यहाँ विक्रय मूल्य बढ़ रहा है तो यहाँ क्रय मूल्य भी बढ़ेगा। तो दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए सेम डायरेक्शन में इसलिए लगते हैं कि ये तीर वाला ऊपर लिखते हैं हम और 100 नीचे, बराबर 7,920 बटे, ये बराबर जो है ना, ये बटे के ठीक इधर यहाँ बीच में होना चाहिए 110, और यहाँ पे जगह कम है तो ये मैं अगली लाइन पे करना था, मैं 100 को इधर पक्षांतर करके यहाँ ले आया।
तो देखो 0 से 0 कटा, यहाँ देखिए 11 7 77, 2 22 हुआ, तो 11 दूनी 22 और 0 में भाग देके 0। 720 गुणा 10 हुआ, तो यानी 720 के आगे एक 0 और लग जाएगा, तो 7,200 रुपए हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। अगला है, रीता ने 28 रुपए 50 पैसे मूल्य की एक कॉपी खरीदी, 7 रुपए 25 पैसे मूल्य का एक पेन खरीदा, 1 रुपए 50 पैसे की दर से 8 रबर खरीदे। रीता ने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? तो देखिए, पहले उसने खरीदा इतने मूल्य की एक कॉपी, तो कॉपी खरीदी 28 रुपए 50 पैसे की। फिर 7 रुपए 25 पैसे मूल्य की एक पेन खरीदी उसने, तो पेन खरीदी 7 रुपए 25 पैसे की। 1 रुपए 50 पैसे की दर से 8 रबड़ खरीदे, तो क्योंकि एक रबड़ था 1 रुपए 50 पैसे का, तो 8 रबड़ कितने के हो गए? पहले हम गुणा करेंगे, 8 0 का 0, 8 45 का 0, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो 2 अंक के पीछे दशमलव है, तो यहाँ 2 अंक के पीछे दशमलव, तो इसका मतलब 12 रुपए के उसने रबर खरीदे, तो 12.00 आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे उसने सामान कितने का खरीदा है, सबको जोड़ देंगे, 5 और 7, 7 और 2 9 और 8 17 का 7, हासिल 1 और 4, यानी 47 रुपए 75 पैसे का उसने कुल सामान खरीदा। फिर उसने 50 रुपए का नोट दुकानदार को दिया, तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए में से इसको घटा देंगे, तो 50 के आगे पैसे नहीं है, तो 0.00 आप कर दो, और 47 रुपए 75 पैसे को माइनस कर दो, घटा दो इसमें से। तो देखिए, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 7 गया 2, ये, और यहाँ देखिए 9 में से 7 गया 2, यानी उसको जो वापस मिलेंगे 2 रुपए 25 पैसे मिलेंगे। एक विद्यालय में 1200 बच्चे अध्ययनरत हैं, 1200 बच्चे हैं, इसमें से 60% छात्र हैं, तो छात्राओं की संख्या, तो 1200 बच्चे हैं, तो देखो इसमें से कई तरह से आप इसको पहले छात्रों का प्रतिशत भी ले सकते हैं, 60%, तो 60% का मतलब 60/100, तो 2 जीरो कट गए, तो 1 जीरो इसको काटो, 1 इसको काटो, कहीं से कोई भी काटो, तो देखो 12 छक्का 72, और 1 जीरो ये आ गया 720 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? तो हम 1200 में से 720 को घटा देंगे, तो यहां देखिए 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 11 में से 7 गया 4, यानी 480 लड़कियां होंगी। आप चाहो तो ये इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 60% छात्र हैं, तो क्योंकि 100 में से 60 छात्र हैं, तो लड़कियां होंगी 40, यानी 40% लड़कियां होंगी, तो आप सीधे निकाल सकते हैं 1200 का 40%। अब देखो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, अब तो यहाँ 12 चक्को 48, और इसका 1 जीरो, तो देखो 480 लड़कियां डायरेक्ट आ गई। देखिए, हमने इसका मान बताना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्ठ के भीतर का हल करते हैं, तो यहाँ 3 + 3 + 3 + 4 बार है, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो ऊपर हो गया 12 भागा 3, और नीचे देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 हो गया, तो यहाँ हो गया 20 भागा 5। जब 3 का भाग हम 12 में देंगे तो 4 आएगा, और नीचे 20 का भाग हम 5 का भाग 20 में देंगे, तो 5 को 20 4 आएगा, तो जब 4/4 का मतलब होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 1000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित होगा? तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन हो गया 10,000, गुणा दर हो गई 5%, और गुणा समय हो गया 2 वर्ष, और बटे 100, तो ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, इसको आप गुणा कर दो, 5 दूनी 10, और 10 एकम 10, और ये 2 जीरो ये आगे आ जाएंगे, तो 1000 रुपए मिलेंगे ब्याज के। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 240 मीटर है। देखिए, पार्क अगर वर्गाकार है, तो इसका परिमाप बता रहे हैं, यानी बाहर की माप है 240 मीटर, तो हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब इसके 4 हिस्से करने पड़ेंगे, तो एक भुजा की माप आ जाएगी।
तो 4 छक्का 24। अब यहाँ 0 में 0 बार भाग देंगे, तो यानी इसकी जो भुजा आ जाएगी 60 मीटर आएगी। तो उस पार्क का क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल ये वर्गाकार पार्क है तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा होता है, तो 60 गुणा 60 यानी 6 छक्का 36 हो गया। अब ये जीरो दो जीरो है तो इसको दो जीरो इसके आगे आ जाएंगे, तो 3600 वर्ग मीटर में आना है, ये ध्यान रखना। कभी कभी केवल मीटर लिखा रहता है, बच्चे गलत कर देते हैं, जिसको मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कहते हैं। इसका मान बताना है, तो यहाँ देखिए जब हम भिन्न का जोड़ या घटाना करते हैं तो इनके हर समान होने चाहिए, तो ये गुणा 2 और यहाँ ऊपर भी गुणा 2 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे हो गया 2 दूनी 4। फिर यहाँ 3/4 तो ऐसे ही रहेगा। देखो जब इसके हर समान हो गए 4 4 तो हम ऊपर के जोड़ेंगे, 10 और 3 13, तो 13/4 हो गया। तो इसका आंसर सीधा 13/4 होगा। एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह कार 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी? यानी 1 घंटे में जब जा रही है 60 किलोमीटर तो 6 घंटे में कितना जाएगी? तो 60 गुणा 6 जाएगी। यानी इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल हो गई 60 और गुणा समय 6 हो गया, तो 6 छक्का 36 और ये 60 का 1 जीरो इसके आगे, तो 360 किलोमीटर जाएगी। एक नाव की स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? अगर किसी की भी चाल अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा निकालनी है, कि चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 को हम गुणा करेंगे 18/5 से। 18/5 से इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी चाल हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 मीटर का हमने किलोमीटर बनाना है, तो इसको जो है ना 1000 से हम भाग देते हैं, नीचे इसके नीचे 1000 लिख देते हैं इसको, मतलब ठीक है ना। और जो सेकंड है, सेकंड का हमें घंटा बनाना है, तो इसके ऊपर हम 3600 लिख देते हैं, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो देखो 2 जीरो कटे 2 जीरो, अब 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 8 16 और 2 पंजे 10, तो ये 18/5 आ गया। तो ये शॉर्ट मेथड है कि इसको हम 18/5 से गुणा करते हैं। अब इसको देखो 5 5 5 एकम 5 ही तो कट गया, तो बचा 18, तो इसकी चाल होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने रुपए की हानि होगी? तो क्योंकि ये खरीदा ज्यादा में है बेचा कम में है, तो हानि हो रही है, तो हम क्या करते हैं ज्यादा मूल्य वाले में से कम मूल्य को घटा देते हैं, तो उसका अंतर ही तो ज्ञात करना है। तो हम इसको घटा करके देखेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 1 लिया 15, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ 8 में से 8 गए 0 0, यानी 98 रुपए की हानि होगी। इसको देखिए, इस संख्या में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो पहले 9 का स्थानीय मान देखो, तो 9 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक है, तो 9 के आगे 3 जीरो। यहाँ 3 का स्थानीय मान, 3 के आगे 1 अंक है, तो यहाँ 3 के आगे 1 ही जीरो। 30 होगा 3 का स्थानीय मान, और यहाँ 0 में से 0 गया, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9, यहाँ 8, तो 8970 होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना? देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब लिखनी हो तो 5 बार 9 लिख दो, और 5 ही अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो पहले 1 और उसके बाद 0 0 कर दो। तो अंतर बताना है, तो अंतर का मतलब घटाना, तो ये हो गया 89,999, तो 89,999। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? देखिए 3 से वे संख्याएं विभाजित होते हैं जिनका जोड़ करके आपस में 3 से, तो यहाँ देखो 4 और 1 5, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ 5 हो रहा है, इन सबको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4 हो रहा है इसका जोड़, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसको इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3 हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखो 3 और 1 4 1 5 हो रहा है जोड़ के, तो ये नहीं विभाजित होगी, यानी जिनका आपस में जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है।
यदि किसी संख्या का 12% 108 है, किसी संख्या यानी x का 12% का मतलब 12/100 कितना है 108। तो वो संख्या कितनी होगी, x का मान निकालना है तो x बराबर 108 तो अपनी जगह रहेगा। और जब ये इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ जाके ये उल्टा हो जाता है, 100 ऊपर और 12 नीचे। तो यहाँ देखिए 12 कम 12 और 12 नमा 108 होता है। अब 9 गुणा 100 है तो बराबर 900 हो गया, यानी वो संख्या होगी 900। अगर आप 900 का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 108। इस संख्या को हमने गुणा करके मान बताना है। इसमें दशमलव कुछ नहीं करते, हम सीधा गुणा करते हैं। 4 छक्का 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 एकम 4, 1 5, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2। इसके नीचे भी कुछ नहीं आएगा, ये 6 1 3 3 और 1 1। इन सबको हम जोड़ेंगे 4 तो 6 7 6 13, 5 18 का 8 और 3 तो 5 और 1 6 और यहाँ 1। अब हम देखेंगे कितने अंकों के पीछे दशमलव है, तो 1 अंक के पीछे यहाँ है, 2 यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव है, तो यहाँ 1 2 3, तो ये हो जाएगा 16.864। तो 16.864। ए बी तथा सी की क्रमशः इनकी जो आयु है ये है इतने, एक की 32 वर्ष, एक की 36 वर्ष, एक की 46 वर्ष। इनकी औसत आयु कितनी होगी, तो देखिए औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले जोड़ देते हैं और इसका जितना जोड़ होता है उसमें हम उतने का ही भाग देंगे जितने लोग हैं। तो 3 लोग हैं तो 3 का भाग देंगे, 6 6 12 और 2 14 का 4, 1 5 और 3 8 और 3 11। अब क्योंकि ये 3 लोग हैं हम तो 3 से डिवाइड कर देंगे। औसत करने का मतलब तीनों की उम्र हमें बराबर करनी है, 3 3 9 और यहाँ 2 और यहाँ 24 हुआ, तो 3 7 21, 3 8 24, यानी इनकी जो औसत उम्र होगी 38 वर्ष होगी। देखिए यहाँ 440 प्लस 40 प्लस इतना इसका मान होगा, तो इसको आप जोड़ दीजिए। पहले 440 लिखिए, उसके नीचे 40 लिखिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, फिर यहाँ इकाई के नीचे दहाई, दहाई सैकड़ा यहाँ हजार है। तो इन सबको जोड़ो, 4 और 4 4 8 और 4 में 0 जोड़ के 4 4, तो 4484 ये वाला आंसर होगा। 24 36 40 का लॉस लघुत्तम समापवर्ती कितना, तो हम इनमें लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 का भाग देखिए 24 में जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग 36 में देंगे तो 2 एकम 2, इस 3 में भाग दिया, तो यहाँ 3 में अभी 1 बचा है, तो यहाँ 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4 और 0 में 0 बार। फिर देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 छक्का 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, फिर 0 में 0 बार। फिर देखिए 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा है, 2 5 10 नहीं जा रहा है। अब देखिए 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9 और 5 में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब अब 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं आ गई। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये वाला 3 बार, ये वाला 5, क्योंकि इसमें इन्हीं का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180 और 180 दूना 360। तो इनका जो लॉस होगा 360 होगा। 14 42 21 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो इसका हम महत्तम समापवर्तक जो है इसी विधि से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने ये किया, लेकिन इसमें हम भाग देते हैं सबका। इसमें केवल उसी संख्या का भाग देंगे जिसमें जिसका भाग तीनों में जाता हो। तो यहाँ हम लिखेंगे 14, यहाँ लिखेंगे 42, यहाँ लिखेंगे 21। तो देखिए कोई संख्या ऐसी है जिसका भाग 14 में भी जा रहा है, 42 में भी जा रहा है और 21 में भी जा रहा है, तो ये तो सवाल ही गलत है। इसमें तो किस 7 का भाग जा रहा है, देखिए 7 दूनी 14, 7 छक्का 42 और 7 या 21। अब इसके बाद देखो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 2 में भी जाता हो, 6 में भी या 3 में भी, केवल एक को छोड़ के। तो इसका मतलब इसका मौस केवल 7 ही है।
दूसरा तरीका इसको निकालने का क्या है, हम सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी संख्या में देते हैं। तो सबसे छोटी 14 है, उसका भाग हम 21 में देंगे। 14 का भाग देंगे हम 21 में, तो 14 कम 14। यहाँ इसको हमने घटाया, बचा 7। अब 7 का भाग फिर इस 14 में देंगे, तो 7 दूनी 14। तो यानी इन दोनों का मौसम आ गया 7। फिर हम देखेंगे तीसरी संख्या 42 है, तो क्या 7 का भाग 42 में जाता है? तो 7 छका 42, तो भाग जा रहा है, तो तीनों का मौसम होगा 7। श्रेणी 2, 3, 5, 8, 12। और अगला पद क्या होगा? तो 2 के बाद 3 आए, 1 का अंतर, फिर यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, तो 5 का अंतर होगा। तो 12, 5, 17 होगा। ठीक 3 बजे घड़ी की 2 सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो ये घड़ी की सुइयां हैं ऐसे गोल, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो जब 3 बजती है तो ये सुइयां होती है, ये खड़ी होती है, तो ठीक ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ये 90 अंश या समकोण जिसे कहते हैं बनेगा। अगले प्रश्न में ये आरेख दे रखा है, इसकी स्टडी करनी है। और इस पे जो प्रश्न है, हमें बच्चे की न्यूनतम अंक किस विषय में मिले? बच्चे को न्यूनतम अंक किस विषय में मिले? तो देखो सबसे कम अंक किस में मिल रखे हैं, ये नीचे विषयों के नाम हैं। तो जिसकी डंडी सबसे छोटी होगी वो ये सबसे कम अंक है। यहाँ 10 अंक मिले बच्चे को अंग्रेजी में, तो इसका आंसर हो गया। बच्चे के कुल कितने अंक मिले? अब सारे अंक पूछ रखे हैं, तो इन सबको जोड़ दो आप। देखो यहाँ हिंदी में पहले इसको मिले 20 अंक, तो 20 हिंदी में मिले। फिर दूसरा अंग्रेजी में मिले, यहाँ 10 अंक, तो 10 अंग्रेजी में मिले। यहाँ देखो गणित में कितने मिले, 25 मिले, तो इसमें 25 लिख दीजिए। विज्ञान में कितने मिले, 15 मिले, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। सामाजिक विषय में कितने मिले, 20 ही मिले, तो इसमें 20 लिख दीजिए। टोटल नंबर को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, तो 90 अंक कुल बच्चे के आए। और यहाँ 90 अंश संख्या ये दिवस है। और यहाँ दे रखा है एक गोले बराबर 4 विद्यार्थी हैं, यानी सोमवार को 3 गोले हैं तो 4 3 यहाँ 12 बच्चे हैं। मंगल को 1 2 3 4 4 चौको 16 बच्चे हैं। बुध को 8 बच्चे। अब यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी किस दिन व कितने उपस्थित थे? तो बुधवार को 2, बुधवार को 8, शनिवार को 5, शनिवार को 20। तो सबसे कम किस दिन उपस्थित थे आप यहाँ देख सकते हैं, बुधवार को। लेकिन यहाँ 2 विद्यार्थी नहीं बोलेंगे, इनको कितना बोलेंगे, क्योंकि एक गोला 4 के बराबर है, तो 8। तो इसका आंसर होगा बुधवार 8। तो मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसके बाद आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर देंगे। मीनू और उसकी सहेलियों को विद्यालय जाते हुए एक पुराना भवन रोज दिखाई देता है। यह सामने की पहाड़ी पर बना है। वह हमेशा इस भवन के बारे में बातें करती हैं। इसके बारे में कई बातें उन्होंने अपने बुजुर्गों से भी सुनी हैं। एक दिन सभी ने मिलकर अपनी अध्यापिका से इस बारे में पूछा। अध्यापिका इन्हें उस भवन के बारे में बताने लगी। अधिकतर बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, जिस कारण अध्यापिका ने बच्चों के भ्रमण की योजना बनाई। वे सभी पुराने भवन को देखने चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि भवन में कोई नहीं रहता है। अधिकतर दीवारें टूटी हुई हैं। दीवारों व दरवाजों पर चित्रकारी तथा नक्काशी है। टूटे हुए बर्तन एवं वस्तुएं भी वहां पड़ी मिली। अध्यापिका ने उन्हें बताया कि यह सभी चीजें हमें यहाँ रहने वालों के बारे में बताती हैं। अब हमने क्या करना है, प्रश्नों के आंसर देने हैं। मीनू और उसकी सहेलियों को स्कूल जाते हुए रोज दिखाई देता था। तो एक नई इमारत थी कि पुरानी इमारत थी, कि पुराना मंदिर था कि पंचायत घर? तो क्या थी, पुरानी इमारत। पुराने भवन के बारे में कई बातें मीनू और उसकी सहेलियों ने किससे सुनी हैं? ये जो बातें सुनी इन्होंने, ये सुनी अपने बुजुर्ग यानी बड़ी उम्र के लोगों से। अध्यापिका ने भवन के बारे में जो बातें बताई वह बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ गई। ये तो नहीं आई थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। कई बातें समझ में नहीं आई थी उनकी, कुछ भी नहीं तो नहीं आया था, लेकिन कुछ बातें समझ में आ गई थी, कुछ बातें समझ में नहीं आई। अध्यापिका ने किसकी योजना बनाई? तो उन्होंने योजना बनाई पुराने भवन में घूमने की। ठीक है ना।
पुराने भवन में बच्चों ने निम्न में से क्या नहीं देखा? चित्रकारी और नक्काशी तो थी वहां पर, टूटे हुए बर्तन भी थे, टूटी हुई वस्तुएं थी, लेकिन नई और मजबूत दीवारें नहीं थी। ये नहीं देखी थी। मैं हिमालय हूँ, आज मैं विशाल क्षेत्र में फैला हूँ, उत्तराखंड मेरा ही अंश है। यह जानना कितना रोचक है कि जहां आज उत्तराखंड राज्य है, करोड़ों वर्ष पहले वहां समुद्र लहराता था। पृथ्वी के भीतर अनेक हलचलें हुई और मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम हिमालय रखा गया। मेरी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। समुद्र मुझसे दूर चला गया था और निचली जमीन में दलदल हो गया था। इस कहानी का वक्ता कौन है? तो यहाँ पे देखो, ये कह रहा है मैं हिमालय हूं, जिसका मतलब जो वक्ता है वो हिमालय पर्वत है। ठीक है ना। उत्तराखंड किसका हिस्सा है? अरावली का, उत्तरांचल का, विंध्याचल का, हिमालय का। तो क्योंकि उत्तराखंड हिमालय का ही हिस्सा है, ये साफ साफ कह रहा है कि उत्तराखंड मेरा ही अंश है, और अंश का मतलब होता है हिस्सा होना या भाग होना। जहां आज उत्तराखंड राज्य है, करोड़ों वर्ष पहले वहां लहराता था। तो वहां जो है सागर लहराता था पहले। यहाँ पे ये माना जाता है कि हिमालय यहाँ पे एक टैथिज सागर था। ठीक है ना। तो खैर इसमें तो ये सब बातें नहीं लिखी है। हिमालय पर्वत कैसे बना? तो अपने आप बना। पृथ्वी सतह पर होने वाली हलचलों से बना, समुद्री हलचलों से बना, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से बना। साफ लिखा है कि पृथ्वी के भीतर अनेक हलचलें हुई, यानी आंतरिक हलचलों से बना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो सचमुच इसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। हिमालय में बर्फ नहीं गिरती है। तो ये तो गलत यही होगा, क्योंकि हिमालय में तो बर्फ गिरती है। वर्तमान में समुद्र हिमालय से दूर चला गया है। बिल्कुल वास्तव में दूर चला गया, ये भी सच है। हिमालय एक विशाल क्षेत्र में फैला, ये भी सच है। केवल इसका आंसर यही होना चाहिए। छोटे राज्य में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। हिमाचल राज्य अब बनने के बाद वहां जो आर्थिक विकास हुआ, उसे देखकर उत्तराखंड के लोगों में पृथक राज्य की भावना और अधिक प्रबल हो गई। राज्य में विकास के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। फिर 12 जून 1973 में पर्वतीय विकास निगम का गठन किया गया, किंतु ये लोगों की आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए। फलस्वरूप उत्तराखंड की मांग तेज कर दी गई। विभिन्न स्तरों पर आंदोलन को तीव्र किया गया। अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो छोटे राज्य के लाभ क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखो, विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो यानी विकास की प्रबल संभावनाएं होती हैं। अधिक होना यानी प्रबल संभावनाएं होना। उत्तराखंड के लोगों में अलग राज्य की भावना अधिक प्रबल हुई। यानी हिमाचल की आर्थिक प्रगति को देख करके हम उत्तराखंड के लोगों की भावनाएं अधिक प्रबल हुई। उत्तर प्रदेश शासन ने 1969 में किसका गठन किया? तो इसमें किया था पर्वतीय विकास परिषद का। ठीक है। उत्तराखंड की मांग तेज कर दी गई, क्योंकि पर्वतीय विकास परिषद के अच्छे प्रदर्शन के कारण? ये तो बिल्कुल नहीं। पर्वतीय विकास निगम के अच्छे प्रदर्शन के कारण? ये भी नहीं। आंदोलन के कारण? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उठाए गए कदम लोगों की आशाओं को पूरा करने में असफल रहे, इसलिए जो है उत्तराखंड की मांग तेज कर दी गई। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है 12 जून 73 को फिर पर्वतीय विकास निगम का गठन किया गया, किंतु ये लोगों की आशाओं पर खरे नहीं उतर पाए। इसका मतलब इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। आहुति का पर्यायवाची, तो आहुति देना यानी बलिदान देना। एक बहुत अच्छा शब्द है। अगला अनुच्छेद, आपने समाचारों में सुना होगा कि अमुक स्थान पर इतने मिलीमीटर या सेंटीमीटर वर्षा हुई। आखिर इस वर्षा को मापा कैसे जाता है? किसी स्थान पर कितनी वर्षा हुई, इसका पता वर्षा मापी द्वारा लगाया जाता है। वर्षा मापी दो भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर का भाग एक कुप्पी की तरह होता है और नीचे के हिस्से पर कस दिया जाता है। इसे नीचे के हिस्से पर कस दिया जाता है। नीचे के हिस्से में एक प्लास्टिक या धातु का बेलनाकार बर्तन होता है। जब ऊपर का हिस्सा इसमें कस दिया जाता है तो कुप्पी की नोक इस बर्तन में फिट हो जाती है। वर्षा के दिन वर्षा मापी को बारिश में रख देते हैं और वर्षा के बाद
इसमें जमा हुए पानी को मापक सिलेंडर में उड़ेल देते हैं। मापक सिलेंडर की माप ही उस दिन हुई वर्षा की माप कहलाती है। तो वर्षा मापी द्वारा क्या मापा जाता है? हवा की गति, धूप की गति, पाला, बारिश। तो बारिश मापी जाती है, कितनी वर्षा हुई। वर्षा मापी के ऊपर का भाग किस तरह का होता है? तो यहाँ पे लिखा है ऊपर का भाग कुप्पी नुमा होता है। तो कुप्पी नुमा का मतलब कीप की तरह। वर्षा मापी के नीचे का भाग किस किस आकार का होता है? तो नीचे वाला भाग बेलनाकार होता है, ऊपर स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। वर्षा मापी में जमा हुए पानी को किस में उड़ेला जाता है? तो एक मापक सिलेंडर होता है, उसमें उड़ेला जाता है। ये बात। वर्षा की माप बताई जाती है तो किलोमीटर, तो किलोमीटर में तो नहीं बताई जाती, इसमें लंबाई मापी जाती है। मिलीमीटर में भी नहीं मापी जाती। मिलीलीटर, सॉरी, ये मिलीलीटर है। मिली का मतलब मिलीलीटर है, ये मिलीलीटर है और ये मिलीमीटर है। तो ये मिलीमीटर में इसकी माप होती है। आज रजिया की तबीयत खराब है, उसके पिता चिंतित हैं। वह रजिया को लेकर निकट के अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में पर्ची बनाकर उसे डॉक्टर के कक्ष में ले जाते हैं। डॉक्टर रजिया से पूछता है कि उसकी तबीयत कैसे खराब हुई। रजिया की जवाबों के आधार पर डॉक्टर अनुमान लगाता है कि उसे मलेरिया हो सकता है, किंतु सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वह थर्मामीटर और आलेख से जांच करता है, जीभ, आंखें और नाड़ी की जांच भी करता है, खून का परीक्षण करवाता है। इन सभी परीक्षणों के आधार पर डॉक्टर निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रजिया को मलेरिया है। फिर डॉक्टर उसे मलेरिया की दवा देता है। दवा खाने से रजिया शीघ्र स्वस्थ हो गई। प्रश्न है, रजिया के पिता की चिंता का क्या कारण था? तो चिंता का कारण था रजिया की तबीयत खराब थी, यानी उसका स्वास्थ्य। रजिया को डॉक्टर के कमरे में ले जाने से पहले रजिया के पिता क्या करते हैं? जब डॉक्टर के कमरे में ले जाने से पहले रजिया को डांटते हैं, अस्पताल में पर्ची बनवाते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, अस्पताल में पैसे जमा करते हैं। तो क्या करते हैं? अस्पताल में पर्ची बनवाते हैं। रजिया के जवाबों के आधार पर डॉक्टर क्या अनुमान लगाते हैं? तो रजिया की तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऐसा अनुमान तो नहीं लगाते। रजिया की कौन सी दवाइयां दें, ये भी नहीं लगाते। ये अनुमान लगाते हैं कि रजिया को मलेरिया है, केवल अनुमान लगाते हैं। डॉक्टर ने निम्न में से किसका परीक्षण करवाया? तो खून का मतलब रक्त का परीक्षण करवाया। डॉक्टर ने रजिया को दवा कब दी? तो बीमारी का अनुमान लगाने के तुरंत बाद उन्होंने दवाई नहीं दी थी। किए गए परीक्षणों का परिणाम आने के बाद, जब उन्होंने रक्त परीक्षण किया, उसके जो रिजल्ट आए, उससे डॉक्टर कंफर्म हो गए इसको मलेरिया है, तो उसके बाद ही उन्होंने रजिया को दवाई दी थी। अस्पताल की पर्ची कटवाने के बाद भी नहीं दी, रजिया की ठीक होने के बाद तो क्यों देनी थी? तो इस तरह से ये पूरा पेपर 100 नंबर का था। ये बहुत ही अच्छा पेपर था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर मारिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।